दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने राउल्ट के नियम द्वारा अवाष्पशील पदार्थों के अणुभारों की गणना पढ़ी थी। इसमें हमने सूत्र भी लिखे थे। आज हम पढ़ेंगे क्वथनांक और क्वथनांक का उन्नयन। सबसे पहले क्वथनांक का उन्नयन जानने के लिए हमें क्वथनांक जानना जरूरी है कि क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, ध्यान दीजिएगा कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो क्वथनांक कहते किसे हैं? किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अब अगर इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दे तो उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका क्वथनांक बढ़ कैसे जाता है। तो जब भी हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, उसी के परिणाम स्वरूप जो उसका क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगली हेडिंग पे, क्वथनांक के उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लिखेंगे कि विलयन और विलायक किसे कहते हैं, ये भी हमने आपको पीछे वीडियो में बताया हुआ है। विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर डेल्टा टी क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। यदि हम मान लें कि यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी नॉट और विलयन का क्वथनांक टी है तो क्वथनांक का उन्नयन बराबर हो जाएगा टी माइनस टी नॉट। बराबर इसे लिख सकते हैं डेल्टा टी बी, और इसे सफिक्स में भी इसलिए लिखते हैं कि, और देखिए डेल्टा टी भी लिखा गया, यहाँ पे बी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। इसके लिए एक फिगर हमने बनाया हुआ है, इसे आप लोग देख सकते हैं कि ये सॉल्वेंट का है, ये सोल्यूशन के लिए है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हमारा यहाँ पे सोल्यूशन का यहीं पे आके मिल रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे है हमारा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, और पी एस जो वेपर प्रेशर है ये बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, टेम्परेचर आगे बढ़ रहा है। तो जो इनके बीच में जो टेम्परेचर का अंतर है डेल्टा टी, ठीक, जो डेल्टा टी है यही हमारा क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। यदि हम क्या करें कि यदि हम किसी द्रव का ताप बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यदि हम किसी द्रव का ताप बढ़ाते हैं तो उसका वाष्प दाब जो है बढ़ जाता है। जब भी हम किसी द्रव का ताप बढ़ाते हैं तो उसका वाष्प दाब बढ़ जाता है, और जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब मतलब एक हम मान सकते हैं 1 एटम, तो उसके बराबर हो जाता है तो द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। तो शुद्ध विलायक और विलायन के वाष्प दाब और ताप के मध्य, ठीक है ना, जो है कि शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब और ताप के मध्य जो फिगर बनता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वही हमने यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली हमारी हेडिंग है क्वथनांक उन्नयन और वैद्युत अनवघट्य के विलयन की मोललता में संबंध। तो संबंध क्या होता है? तो किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ के विलयन का क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीवी विलयन की मोललता m के समानुपाती होता है। हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू यम, अथवा लिख सकते हैं डेल्टा टीबी बराबर के बी एम, जहाँ पर जो के बी है वो विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। अब यहाँ पे जब नाम आ गया कि के बी बराबर विलयन का ये विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक, जब ऐसा नाम आ जाता है तो हम सोचेंगे कि ये होता क्या है। तो इसके लिए हमने हेडिंग उसको लिख दिया है मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, मोलल इलेवेशन कांस्टेंट। तो उसकी परिभाषा है कि 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी कहलाता है। केबी का जो मान है आर टी नॉट स्क्वायर अपान 1000 एल के बराबर होता है, जहाँ पे आर गैसीय स्थिरांक है, टी नॉट विलायक का क्वथनांक है,
और L वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्रति ग्राम विलायक होती है। तो फार्मूला है, फार्मूला के बारे में हम लोग पढ़ लिए। इसमें एक और फार्मूला है हमारा। अगली हेडिंग है हमारे पास क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना। देखिए मॉलिकुलर वेट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो फार्मूला सीधा सा है, याद कर लीजिएगा आप लोग, न्यूमेरिकल में काम आएगा। m बराबर 1000 kBw बटे डेल्टा TBW, जहाँ पर m जो है पदार्थ का अणुभार है, डेल्टा TB क्वथनांक का उन्नयन है और W पदार्थ का भार है जो ग्राम में है, जो कैपिटल W है विलायक का भार है ग्राम में, और Kb है विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान दीजिएगा कि हिमांक का अवनमन, तो ये जानने के लिए हमें तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि हिमांक किसे कहते हैं। हिमांक हेडिंग डाल लेंगे, हिमांक फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट, इसे हम लिख सकते हैं। तो क्या है कि किसी द्रव का हिमांक वह ताप है, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। इसमें एक पॉइंट है कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका हिमांक कम हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? तो यदि हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है और उसी के कारण हिमांक हमारा कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर वाष्प दाब अवनमन के कारण जो है विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से नीचे होता है। बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ, हिमांक का अवनमन। जो हेडिंग हमारा शुरू में था वो तो हिमांक हम इसलिए बता दे रहे हैं आपको ताकि आपको जानकारी हो जाए कि हिमांक किसे कहते हैं। अगर आपको हिमांक ही नहीं पता रहेगा तो हिमांक का अवनमन समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं हिमांक का अवनमन। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में हम लिखेंगे कि विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर डेल्टा TF हिमांक का अवनमन कहलाता है। मान लें कि यदि शुद्ध विलायक का हिमांक T0 और विलयन का हिमांक T है तो हिमांक का अवनमन बराबर हो जाएगा हमारे पास T0 माइनस T। यहाँ पे ये गलती से हमने नॉट बना दिया था, इसको काट दिया है। T0 माइनस T बराबर डेल्टा TF, F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, या हम इसे सीधे लिख सकते हैं T0 माइनस T इक्वल टू डेल्टा TF। आगे बढ़ते हैं। तो हिमांक का अवनमन TF वाष्प दाब के अवनमन P0 माइनस PS के समानुपाती होता है। लिख सकते हैं कि डेल्टा TF प्रोपोर्शनल होता है P0 माइनस PS के। इसके लिए भी फिगर अभी बनाया हुआ है हमने, आपको फिगर के बारे में समझाते हैं अभी। और चूंकि जो P0 माइनस PS है वो ये प्रोपोर्शनल टू होता है विलेय का मोल प्रभाज के, इसीलिए जो डेल्टा TF वो प्रोपोर्शनल होगा विलेय का मोल प्रभाज के। ये आप लोगों से पेपर में पूछ देता है कि इनके बीच संबंध बताइए, तो आप लोग ये लिख सकते हैं। आगे हमारा हेडिंग हिमांक अवनमन और वैद्युतनब घट्ट के विलयन की मोललता में संबंध ये अक्सर करके पूछता है, 1 नंबर में पूछ देता है, तो वे कन्फ्यूज हो जाते लोग कि संबंध होता क्या है। तो डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M के, या लिख सकते हैं हम डेल्टा TF ये बराबर हो जाएगा KF। अब के कोई भी प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमें कोई नियतांक तो लाना ही पड़ता है, तो वही नियतांक हमने KF रखा हुआ है जो M के बराबर है। ये M के जो TF डेल्टा TF बराबर है KFM, जहाँ पर KF जो है वो नियतांक है, जहाँ KF विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक है। स्थिरांक क्या नियतांक एक ही होता है, जहाँ पे KF का मान होता है RT0 स्क्वायर अपान 1000 L के बराबर होता है। और R क्या है, T0 क्या है, L क्या है, ये हमने आपको अभी पीछे जो फार्मूला बताया है उसमें ये फार्मूला जो बताए हैं कि ये KB वाला, उसमें हमने बताया कि L क्या है, R क्या है, T0 क्या है। चलिए फिगर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो किसी द्रव का ताप घटने से, ध्यान दीजिए, किसी द्रव का ताप घटने से उसका वाष्प दाब घट जाता है, तो आप सभी को पता है। और जब किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव जमने लगता है, जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो शुद्ध विलायक विलयन और ठोस विलायक के वाष्प दाब और ताप, ठीक, जो ताप है उसी के मध्य जो हमारा ये उसी के मध्य जो
फिगर ड्रॉ होता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, उसी का फिगर हमने बनाया हुआ है। इस फिगर के बारे में है कि जो चित्र है इसमें वक्र ए और बी, ध्यान दीजिएगा, वक्र ए और बी क्रमशः विलायक और विलयन के वाष्प दाब वक्र तथा जो वक्र सी है, ठीक, जो हमारे पास वक्र सी है, ये यहाँ पे जो वक्र ये वाला सी है, वक्र सी है ये वाला, ठीक, जो वक्र सी है ठोस विलायक का वाष्प दाब वक्र है। तो जो प्रत्येक ताप पर विलयन का वक्र बी विलायक के वक्र ए के नीचे ही रहता है। जो इसलिए नीचे रहता है क्योंकि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है और विलायक और विलयन के वाष्प दाब क्रमशः ताप T0 और T पर ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाते हैं। अब अगर ऐसा होता है तो इसीलिए जो ताप T0 और T जो है क्रमशः विलायक और विलयन के हिमांक हो जाते हैं और जो ये T0 माइनस टी होता है वही हिमांक का अनुमान हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा हिमांक अवनमन से अणुभार की गणना। ये भी फॉर्मूला ही है हमारा। जो हिमांक अवनमन से अणुभार की गणना किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला है m बराबर 1000 kf w बटे डेल्टा टी एफ अपन कैपिटल W, जहाँ m बराबर पदार्थ का अणुभार है और डेल्टा टी एफ हिमांक का अवनमन है। जो स्मॉल w है वो पदार्थ का भार ग्राम में है, कैपिटल W है विलायक का भार ग्राम में है और kf विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक, इसे इंग्लिश में कहेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमारा होता क्या है कि 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक kf कहलाता है। अब आ जाते हैं हम अपने ये जो k लिख रहे हैं, ये k होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक होता है उसे ही हम कैपिटल k लिखते हैं, इसे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि होता क्या है। तो 100 ग्राम विलायक में, ध्यान दीजिएगा, 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कैपिटल के कहलाता है। आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे पेपर में आने की लगभग संभावना हर साल रहती है। पूछ जाता है कि 1/2 गुणक से आप क्या समझते हैं। इसे लिखेंगे हम कि किसी पदार्थ के विलयन के अणुसंख्य गुण के प्रेक्षित मान और समान सांद्रता के वैद्युत अनपघट्य के लिए अणुसंख्य गुण के परिकलित मान के अनुपात को 1/2 गुणक कहते हैं। सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ के अणुसंख्य गुण का प्रेक्षित मान और उसके अणुसंख्य गुण का जो परिकलित मान होता है उसी के अनुपात को हम 1/2 गुणक कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हमने लिखा है 1/2 गुणक I बराबर होता है पदार्थ के अणुसंख्य गुण का प्रेक्षित मान और बटे वैद्युत अनपघट्य के लिए अणुसंख्य गुण का परिकलित मान। इसे हम लिख सकते हैं I बराबर वियोजन या संगुणन के उन उपरांत कणों की कुल संख्या m बटे वियोजन या संगुणन के पहले कणों की संख्या m0। ये हमारे इस चैप्टर 2 का लास्ट ये वीडियो है। इसके बाद हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा वैद्युत अपघट्यों के विलयनों के लिए अणुसंख्य गुणों की समीकरणें, जिसका हम न्यूमेरिकल में इन जो फार्मूला है, ये 3 फार्मूले हैं, ये हमारा न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आएंगे। तो पहला फार्मूला है हमारा परासरण दाब के लिए P बराबर ICRT। P बराबर डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं ICRT, जहाँ पर जो C है वो मोल प्रति लीटर में विलयन की सांद्रता है, R जो है विलयन का स्थिरांक है और T जो है परम ताप है। दूसरा फार्मूला है हमारा क्वथनांक उन्नयन, ये भी हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TV बराबर I KB M हो है। अब KB क्या होता है, M क्या है, ये भी हमने बताया हुआ है। तो लिख भी दिए हैं कि जहाँ M विलयन की मोललता और KB विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तीसरा हमारा फॉर्मूला है हिमांक में अवनमन। तो जो डेल्टा T
F बराबर I के F M होता है, जहाँ M विलयन की मोललता और KF ओनमन स्थिरांक है। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग है हमारी वाष्पशील द्रवों के आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड। तो दो वाष्पशील द्रवों के, ध्यान दीजिएगा, दो वाष्पशील द्रवों के जो विलयन पूर्ण संगठन रेंज, ठीक, पूर्ण संगठन रेंज में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, जो नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण, हेक्सेन और हेप्टेन का मिश्रण, एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड का मिश्रण, ये सभी आदर्श विलयन बनाते हैं। आगे हम बढ़ेंगे अगर तो वहाँ पे है वाष्पशील द्रव के अनादर्श विलयन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा वाष्पशील द्रवों के अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। तो ये होता है कि दो वाष्पशील द्रवों के जो विलयन, ध्यान दीजिए कि दो वाष्पशील द्रवों के जो विलयन राउल्ट नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब भी हम दो वाष्पशील द्रवों के, ध्यान, ये तो हमने लिखा हुआ है कि जो दो वाष्पशील द्रवों के जो विलयन होते हैं राउल्ट नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने से मतलब क्या होता है, तो जब विलयन का मापित मान, ध्यान दीजिएगा, जब विलयन का मापित वाष्प दाब उसके राउल्ट नियम से अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक हो जाता है तो यह विलयन का राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन कहलाता है। और जब विलयन का मापित वाष्प दाब उसके राउल्ट के नियम के अपेक्षित वाष्प दाब से कम होता है तो यह विलयन का राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन कहलाता है। तो ये होता क्या है कि जब विलयन के घटकों की ध्रुवता हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की लंबाई आदि में अधिक समानता होने या उनके, ठीक, या उनके संगुणित होने से राउल्ट नियम के धनात्मक विलयन होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देख लें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और हेप्टेन, फिर डाईएथिल ईथर और एसीटोन, फिर से हम देख लें तो हेप्टेन एथिल अल्कोहल, हेप्टेन के साथ एथिल अल्कोहल, ये सभी जो हैं ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अगर हम ऋणात्मक विचलन के लिए देखें तो जो पीरिडीन और फॉर्मिक अम्ल का मिश्रण होगा, क्लोरोफार्म और एसीटोन का होगा, पीरिडीन या परक्रोलिक अम्ल का होगा, ये सभी जो हैं ये द्रव युग्म जो है विलयन के आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा लास्ट वीडियो था इस टॉपिक पे। जो भी आपको लगा हो कि जो आपको समझ में ना आया हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी सवाल समझ में, कोई भी हेडिंग समझ में नहीं आती है, हमारी स्पीड से कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आपको लगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं दूसरे तरीके से होने चाहिए था, या फिर आपको लगे कि ये सर जी आपने ये टॉपिक छोड़ दिया इस चैप्टर में, तो उसे के बारे में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।